हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 का, जो हमारे एम्पियर का परिपथीय नियम है उसका एक अनुप्रयोग है परिनालिका के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि परिनालिका क्या होती है। देखो, कोई भी मान लो आपका विद्युत रोधी तार है, उस तार को एक बेलन पर हम लपेट देते हैं पास पास, तो इससे जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका क्या हुई, कोई भी मान लो बेलनाकार आकृति है, जैसे कि हमारे पास ये एक बेलनाकार ऐसी आकृति है, मान लेते हैं एक बेलन है, और जब इस बेलन पर आप विद्युत रोधी तार को क्या करते हो, पास पास लपेट देते हो ऐसे, इस तरीके से। देखिए, अगर हम तार को इस तरीके से ऐसे लपेट देते हैं इसके ऊपर पास पास ऐसे, तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। वैसे ये परिनालिका आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है, कोई भी बेलन वाली आकृति पर हम पास पास तार को लपेट देते हैं तो उस लपेटे हुए तार से एक आकृति बनेगी, उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ये वायर है, जब मान लेते ये वायर है हमारे पास, जब हम इस वायर को क्या करते हैं, पास पास ऐसे लपेट देते हैं इस तरीके से, ऐसे इस वायर को हम क्या करते हैं, ऐसे पास पास इस तरीके से लपेट देते हैं किसी बेलन पर, तो ऐसी जो आकृति बनेगी उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। इस तरीके से जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। तो परिनालिका की परिभाषा क्या हुई कि जब विद्युत रोधी चालक तार को एक कुचालक बेलन पर पास पास लपेटा जाता है तो इस प्रकार बनी संरचना या निकाय को परिनालिका कहते हैं। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिनालिका क्या होती है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही हम इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, इस परिनालिका में हम जैसे ही धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करेगी। और जो इसका एक सिरा है, फिर से समझिए, जब हम इस परिनालिका के अंदर धारा को प्रवाहित करवाएंगे तो इस परिनालिका का एक सिरा जो है वो एन ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा और एक एस ध्रुव यानी कि साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा किसमें होता था, आपके बार मैग्नेट दंड चुंबक के अंदर। देखो, दंड चुंबक ऐसी मतलब एक इस तरीके से होती थी, आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा हो। इसमें एक सिरा मान लो एन है और एक क्या होता था, एस होता था ना, दंड चुंबक। इसको क्या बोलते हैं, दंड चुंबक, जो कि 10th में पढ़ा होगा। अब आपको पता है कि जैसे ही हम इस परिनालिका में क्या करते हैं, मान लो ये हो गई परिनालिका हमारे, कि परिनालिका में धारा प्रवाहित करवाने पर तो जैसे ही हम परिनालिका में क्या प्रवाहित करवाएंगे, धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो इसका जो एक सिरा है, मान लेते हैं इसका जो एक सिरा है वो आपके नॉर्थ पोल और एक सिरा क्या बनेगा, साउथ पोल। मान लेते हैं एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बनेगा। कब, जब इसमें धारा को प्रवाहित करवाएंगे। तो एक धारा प्रवाहित कराने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव, इसकी तरह दक्षिणी या दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अर्थात परिनालिका एक, देखो जैसे ही हम इसके अंदर धारा को प्रवाहित करवाएंगे, इस परिनालिका में जैसे ही धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इस परिनालिका का मान लेते एक सिरा कैसे बनेगा, उत्तरी ध्रुव, और एक सिरा क्या बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। अर्थात जो हमारी परिनालिका है
वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, आपके दंड चुंबक की तरह। अर्थात परिनलिका क्या किसकी तरह लगेगी, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है दंड चुंबक में एक सिरा क्या होता है, नॉर्थ पोल, और एक क्या होता है, साउथ पोल। क्या होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अर्थात अर्थात परिनालिका दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगी। बार मैग्नेट की तरह क्या करेगी, व्यवहार करेगी। अब लेकिन आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि दक्षिणी ध्रुव एन पोल और साउथ पोल, कैसे पता चलेगा कि ये एन बनाए या एस बनाए। देखो सबसे पहले परिनलिका में सिंपल सा एक कोई भी बेलन उस पे तार को ऐसे ऐसे लपेट दीजिए, परिनलिका बन जाएगी। और अब जैसे इसमें धारा को हम प्रवाहित करवाएंगे, जैसे ही धारा को प्रवाहित करवाएंगे तो इस परिनलिका में दो पोल आ जाएंगे, एक आएगा नॉर्थ पोल और एक आएगा साउथ पोल। इसका मतलब ये परिनलिका किसकी तरह लगेगी, दंड चुंबक की तरह लगेगी। अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ बना है या साउथ पोल बना है, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये नॉर्थ बना है या साउथ। तो देखो मानते हैं हम कि हमारे पास एक परिनलिका है ऐसे, और इस परिनलिका में हम जैसे ही धारा को प्रवाहित करवाते हैं, क्या करवाते हैं, धारा को प्रवाहित करवाते हैं जैसे ही, तो हमें पता है एक क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और एक क्या बनेगा, आपका साउथ पोल बनेगा। तो अगर कैसे पता चलेगा इसका, देखो अगर मान लेते हैं धारा क्लॉकवाइज बह रही है, धारा कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपकी धारा जो है क्लॉकवाइज बह रही है, ऐसे धारा कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या बनेगा, साउथ पोल। क्या बनेगा, साउथ पोल। अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही है इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज, तो जो धारा है वो क्या बनेगी, आपकी साउथ पोल। तो सॉरी, जो ध्रुव है वो कैसा बनेगा, आपका साउथ पोल बनेगा। अगर धारा कैसे है, क्लॉकवाइज, धारा किस तरीके से बह रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बह रही है, तो इसका मतलब कैसा, साउथ पोल बनेगा, एस पोल बनेगा। मान लो इस परिनलिका में धारा अगर साउथ में बह रही है, क्लॉकवाइज में बह रही है, तो धारा कैसी बनेगी, आपकी साउथ पोल बन जाएगी। और अगर धारा एंटी क्लॉक बह रही है, धारा कैसे, एंटी क्लॉक, धारा क्या बह रही है, एंटी क्लॉक बह रही है ऐसे, तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। इसमें क्या बन जाएगा, आपके नॉर्थ पोल। अगर धारा आपकी क्या बह रही है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है, तो क्या आपके होगा, नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा, कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। याद रखना, अगर हमें देखो जब हमने इसमें धारा प्रवाहित करवाई तो हमारे दो पोल बने, साउथ और नॉर्थ। अब कैसे पता चला कि साउथ बनेगा या नॉर्थ, अगर इस परिनलिका में अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही है, क्लॉकवाइज, तो पोल कैसा बनेगा, साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव बनेगा। और अगर धारा जो है एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा पोल कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो देखो आपने देखा होगा, अब इसमें जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, देखो आपने 10th में भी एक ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा होगा, जैसे बार मैग्नेट में आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे ये मान लेते हैं बार मैग्नेट था, है ना। तो आपने देखा होगा ना कि बार मैग्नेट में क्या होता था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या बल रेखाएं, वो चुंबक के बाहर तो कैसे जाती थी, नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती थी, आपने 10th में ऐसा पढ़ा होगा। और चुंबक के भीतर कैसे जाती थी, साउथ से आपके नॉर्थ की तरफ, साउथ से भीतर में, एस से एन। देखो चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं हैं वो कैसे जाती थी, नॉर्थ से, सॉरी, चुंबक के अंदर तो कैसे जाती थी, साउथ से नॉर्थ, और चुंबक के बाहर कैसे जाती थी, नॉर्थ से साउथ,
ऐसे, और चुंबक के भीतर कैसे जाती थी, इस तरीके से। तो वैसे ही परिनलिका में कुछ ऐसा होता है कि इसमें भी जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ चुंबकीय बल रेखाएं देखो किस तरीके से, जैसे बार मैग्नेट में होता था वैसा का वैसा कुछ इसमें होगा। देखो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक परिनलिका है, अब इस परिनलिका में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो इसमें जो चुंबकीय आपके बल रेखाएं हैं वो किस तरीके से जाएगी, चुंबक के बाहर तो कैसे जाएगी आपके, कुछ इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके, मान लेते इधर अपना एन बना है और इधर एस बना है, तो इसमें कुछ इस तरीके से बनेगी, और इसके अंदर कैसे जाएगी, सीधी ऐसे, यानी कि एस से एन की तरफ, और बाहर कैसे जाएगी, एन से एस की तरफ जाएगी। तो यहां पर देखो ये परिनलिका के बारे में परिचय था कि परिनलिका क्या होती है, परिनलिका में धारा प्रवाहित करते तो क्या होता है, दो पोल बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसी कारण परिनलिका दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए हम देखेंगे परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। अब तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारा, इसी अब क्या करनी है हमें, परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये परिनलिका है, और इसमें धारा कुछ इस तरीके से जा रही है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बल रेखाएं बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। अब यहां पर देखो जो डायग्राम लेना है, अब यहां पर देखोगे तो हमें जो डायग्राम यूज में लेना है वो इस तरीके से कुछ अभी सीख रहे हैं। अब देखो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र, देखो यहां पर हम पहले देखते हैं कि धारा ऐसे जा रही है, तो आप देखोगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर धारा कहां आ रही है, बाहर, और इस पॉइंट पर कैसे जा रही है, अंदर। इस पॉइंट पर धारा कहां है, बाहर। देखो मान लो धारा ऐसे जा रही है, धारा इस तरीके से जा रही है, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पर धारा कहां आएगी, बाहर, और वापिस ऐसे जाओगे तो इस पॉइंट पर धारा देखो यहाँ क्या आ गई, बाहर आ गई, और इस पॉइंट पर धारा क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो धारा होगी वो कैसी जाएगी आपकी, बाहर। बाहर होता है तो हम कैसे दिखाते हैं, डॉट से, डॉट से, कैसे, और यहां धारा क्या जा रही है, अंदर, तो अंदर को किससे दिखा रहे हैं हम, क्रॉस से। देखो ये जो है यहां पर देखोगे तो इस पॉइंट पर देखो धारा ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो वापिस आएगी, तो इस पॉइंट पे तो धारा कैसे आएगी, बाहर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डॉट, और इसमें धारा कैसे जाएगी, अंदर की तरफ, तो वापिस क्या बन जाएगा, क्रॉस। यहाँ डॉट और क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, याद रखना। देखो जो डॉट और क्रॉस है ना वो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बताता है, यहाँ पर डॉट और क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर जो धारा है वो तल के लंबवत बाहर की तरफ है। तल के लंबवत क्या है, धारा तल के लंबवत बाहर की तरफ है। डॉट का मतलब देखो जैसे मान लो ये मार्कर है इसका, या आपने एक तीर देखा होगा ना, तीर के आगे वाला जो एकदम तीखा सा होता है, ये क्या हो रहा है, मानो मैं आपकी तरफ करूं, ये क्या करूं, मान लो पीछे मैं क्रॉस बना दूं यहां पर तीर की तरह, ऐसे क्रॉस,
देखो डॉट का मतलब क्या है, धारा आपकी तरफ आ रही है, यानी कि तल से लंबवत बाहर की तरफ, ये तल है, तल से लंबवत बाहर की, तो आपको अपनी और आती हुई क्या दिखाई देगा, सिर्फ इसका आगे वाला पॉइंट, तीर। जैसे कि और अच्छे से समझने, देखो आपने ऐसा तीर देखा होगा इस तरीके से, और पीछे क्रॉस देखा होगा ऐसे, मान लेते हैं। तो देखो, मान लो ये तीर है, अगर आप इस तीर को मैं आपकी तरफ करूं तो सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, इसका एक आगे नुकीला हिस्सा ही दिखाई देगा। इस तीर को मैं ऐसे किया तो आपको सिर्फ क्या दिखाई दिया, डॉट। इसका मतलब धारा किधर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो यहां का मतलब क्या हुआ, ये जो धारा है, डॉट डॉट का मतलब है कि धारा तल के लंबवत बाहर, मतलब बोर्ड से बाहर आपकी तरफ आ रही है। और अगर आपसे दूर जा रही है तो देखो जैसे तीर है, और तीर को मान लो मैं अब इस ऐसे कर दूं, ये वाला हिस्सा बोर्ड की तरफ और क्रॉस वाला हिस्सा आपकी तरफ, इसका मतलब धारा क्या आपसे दूर की तरफ जा रही है, आपसे दूर जा रही है, यानी कि बोर्ड के अंदर जा रही है। तो यहां का मतलब है कि इसका मतलब क्या हुआ, धारा तल के लंबवत बाहर है। इसका मतलब क्या है, धारा तल के लंबवत बाहर, बाहर की तरफ। और यहां पर इसका मतलब क्या है, धारा तल के लंबवत अंदर। देखो यहां पर डॉट और क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, धारा को बता रहा है। अगर डॉट है तो इसका मतलब धारा आपकी तरफ है, और क्रॉस है इसका मतलब धारा आपसे दूर की तरफ जा रही है, जैसे तीर में होता है। ठीक है, फिर देखो यहां पर हमें पता है, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से, है ना। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, आपके कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हमें देखो कैलकुलेशन में और गणना करने के लिए इसी डायग्राम का उपयोग करना है, ये समझाने के लिए कि धारा डॉट कैसे भी यहां पर जब बाहर की तरफ आएगी धारा तो क्या बनेगा, डॉट, और यहां पर अंदर की तरफ जाएगी तो क्या बनेगा, क्रॉस। अब हमें पता है हमें क्या ज्ञात करना है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप की कल्पना करनी पड़ेगी, एम्पीरियन लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। हमने पीछे सीखा था, तो यहां पर हम एक एम्पीरियल लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो मान लेते कुछ बाहर रखते हैं इस तरीके से, एक एम्पीरियल लूप की हम क्या करते हैं, यहां पर कल्पना करते हैं इस तरीके से। क्यों की है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि एम्पीरियन का जो परिपथ्य नियम है उसमें हम एक काल्पनिक लूप की कल्पना करते थे, तभी हम क्या करते थे, गणना। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक एम्पीरियन लूप की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। एल लंबाई का एक एम्पीरियन लूप है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए बी सी और डी, ये आपका एक एम्पीरियन लूप है, और इसकी जो लंबाई मान लेते हैं वो एल है, पूरी क्या मान लेते हैं, एल। इसकी जो लंबाई है वो एल मान लेते हैं। अब देखो एक चीज, मैं थोड़ा सा आपको डाउट ना हो तो एक समझाने के लिए, कि यहाँ पर जो हमने परिनलिका मानी है वो आदर्श मानी है। कैसी मानी है, आदर्श। अब ये आदर्श परिनलिका क्या होती है, ये इसलिए ताकि आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने क्यों बताया था। देखो आदर्श परिनलिका होती है कि जिसकी लंबाई में उसकी त्रिज्या क्या होती है, नगण्य। जैसे मैं यहाँ पे बना दूं एक, ये बहुत लंबी जो परिनलिका है, ये एक तरीके से आदर्श है। अगर आप इस परिनलिका के कम देखोगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी लंबाई की कंपैरिजन में, इसकी लंबाई की तुलना में इसकी त्रिज्या क्या होगी, बहुत कम। और अगर इससे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकलेगा इस तरीके से, तो आप देखोगे इसके चुंबक यहाँ पर बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या माना जाता है, इसके बाहर जीरो माना जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये एक तरीके से आदर्श परिनलिका की, एक लंबी परिनलिका की क्या की है, कल्पना की है। ये क्यों बताया अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन आपको आदर्श समझ में आया कि आदर्श परिनलिका वो होती है जिसकी लंबाई की कंपैरिजन में उसकी त्रिज्या नगण्य होती है, और उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए अब इसको देखो, हम कुछ भाषा लिख लेते हैं कि हमने जो परिनलिका मानी वो कैसी है, एन फेरो की परिनलिका है,
जिसकी लंबाई और आई है और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हम पॉइंट लिखते हैं, माना एक एन फेरो। एन फेरो का मतलब ये जो टर्न्स है, इस बहुत सारे एन फेरे है, इसमें हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, एन फेरो की परिनलिका है, फेरो की परिनलिका है, एन फेरो की क्या है, परिनलिका है, और जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, और लंबाई क्या है एल, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ये तो हमने लिखा कि एक एल लंबाई की परिनलिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और एन फेरों की है, जो टर्न्स है वो क्या है, एन फेर है। अब हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, गणना करनी है। अब अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो आपको एक एम्पीरियन लूप एबीसीडी की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना की हमने। तो देखो इसके लिए एक एम्पीरियन लूप एबीसीडी की कल्पना करते हैं, तो हम देखो हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम एक एम्पीरियन लूप ए बी सी डी की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो अब एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से तो परिपथीय नियम क्या होता है आपका, बी डॉट डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई। चलो इसको यहां तक देखिए, फिर हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, जगह चाहिए। तो एम्पीरियन के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, चलो दोबारा इसको यहां पर एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पीरियर का परिपथीय नियम क्या होता है, बी डी डॉट डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई, ये होता है। अब देखो यहां क्या करेंगे, ये जो हमने लूप लिया इसके 4 टुकड़े करेंगे। 4 टुकड़े कैसे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो 4 इसके टुकड़े होंगे, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ऐसे 4 टुकड़े करेंगे। तो सबसे पहला जो करेंगे वो कौन सा करेंगे हम, ए से बी। देखो हमने क्या किया, इसके 4 टुकड़े ए से बी, तो ए से बी क्या हो जाएगा, बी डी एल, अगर यहां हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखो यहां पर मान लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो यहीं रख लेते हैं। मान लो पहले ये लिया है तो हम यहां पर इतना डीएल लेते हैं, मान लो ये इतना सा डीएल लेते हैं, मान लेते हैं ये। आप देखो यहां पर भाई ये कॉस थीटा क्या है, बी और डीएल के बीच में कौन है, बी और डीएल के बीच में कौन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां पर देखो डीएल की भी डायरेक्शन इधर है, डीएल भी इधर है, ये लंबाई भी इधर है, देखो ए से बी भी लंबाई इधर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, यानी कि डीएल भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है। तो इसके बीच में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, कौन होगा वो 0 डिग्री, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन भी इधर है
और बी की भी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, यानी कि जो अल्पांश लिया है, जो छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसकी डायरेक्शन भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, cos 0 डिग्री प्लस। अब हमें अगला टुकड़ा कौन सा करना है, देखो B से C, B से C, तो B से C देखो क्या होगा, B से C, तो देखो ये मान लेते हैं यहां पर आप dl लेते हो, यहां dl लेते हो इस जगह पर, तो देखो dl इधर है और ये किधर है, इधर, तो एंगल कैसा बना 90 डिग्री। dl की डायरेक्शन, dl इधर है ना, ये तार का इधर है और ये किधर है चुंबकीय क्षेत्र, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री, बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस। फिर हम क्या करते हैं सी से डी, तो देखो सी से डी यहां पर क्या होता है, जो देखो ये परिनालिका के भीतर भीतर देख रहे हैं, ये बाहर है, इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जीरो। अभी बताया था हमने, क्या माना है आदर्श, और इसके बाहर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र जीरो इंटू डी एल। अब देखो इसमें एंगल भी देख लेते हैं कि कॉस कितना बनेगा। देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है इधर, चुंबकीय क्षेत्र है इधर, चुंबकीय क्षेत्र है इस तरफ, और जो डीएल है वो इस तरफ, क्योंकि हम क्या आ रहे हैं सी से डी आ रहे हैं, तो डीएल क्या है इस तरफ, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, एंगल कितना बना 180, है ना, क्योंकि देखो डीएल किधर है इस तरफ और चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है इस तरफ, तो एंगल कितना बना, एंगल बना 180 डिग्री। फिर अगला टुकड़ा करते हैं हम प्लस, कहां से डी से, डी से, तो इसमें भी देखो एंगल 90 हो जाएगा, कैसे, ये इधर है और ये तार का टुकड़ा इधर है और ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। डी से ये इधर है और आपका मान लेते हैं ये डीएल यहां लेते हैं, तो ये डीएल तो इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री, बी डी एल कॉस 90 डिग्री। अब यहां पर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके म्यू नॉट, म्यू नॉट। अब देखो सिग्मा ई की जगह क्या रख सकते हो, हमें पता नहीं कितनी जा रही, कितने, क्योंकि एन फेरे हैं तो एन एन बार करंट जाएगी, है ना, हमें फेरे पता थोड़ी ना। देखो सिग्मा ई का मतलब अगर एक एक बार में जाता तो एक लिखते, दो लिखते, तीन लिखते, लेकिन यहाँ पर एन फेरे है तो एन बार करंट जाएगी, तो म्यू नॉट सिग्मा एन आई। यहां तक क्लियर हुआ। देखो यहां पर एंगल क्लियर हुआ, ये दोनों की डायरेक्शन एक है तो जीरो हो गया, ये और ये 90 डिग्री, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, सी से डी में तो कितना हो गया 180, और बी वैसे ही जीरो होता है बाहर, तो वैसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर डी से ए में जो डीएल वो इधर है और आपका बी इधर है, तो एंगल कितना होगा 9, म्यू नॉट सिग्मा ही होता है। हमें पता है एन फेर है तो एन बार करंट जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, देखो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा ये, सिर्फ बचेगा ये, बाकी ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है जीरो, ये तो जीरो हो जाए, cos 90 क्या होता है जीरो, तो सिर्फ बचेगा क्या इसके कारण। तो अब आगे देखते हैं इसको, तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास बी डी एल म्यू नॉट सिग्मा सॉरी एन आई, सिग्मा आई की जगह क्या रखा म्यू नॉट एन आई। अब देखो यहाँ पर हमें बी को बाहर लेंगे तो डीएल का ही सिर्फ क्या होगा इंटीग्रेशन और म्यू नॉट सिग्मा एन आई, बी कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर डीएल का देखो क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये अभी बात की छोटे से टुकड़े की, अगर पूरा करेंगे तो क्या बन जाएगी एल, पूरा करेंगे देखो ये तो इतना सा था, अगर पूरा करेंगे तो ये पूरा, ये अभी छोटा सा लिखा था, अगर पूरे के लिए करेंगे तो डीएल 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 तो पूरी लेंथ एल आ जाएगी, तो यहाँ पर डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, तो ये क्या आ गया बी एल म्यू नॉट सिग्मा एन आई, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो, अब अगर बात करें तो हमारे पास जो बी है वो बी क्या आ जाएगा, आप देखिए इधर बी बराबर म्यू नॉट एन आई बट्टे में एल। तो यहां पर देखो जो एन बट्टा एल है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल एन, क्या लिख सकते हैं स्मॉल एन, यानी कि जो एन बट्टा एल है
ये स्मॉल एन पढ़ा होगा ना। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन क्या होता है? एकांक लंबाई में, पीछे पढ़ा होगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या। तो यहां पर जो एन बट्टा एल है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अपना स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन क्या होता है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन बट्टा एल की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो ये हमारे पास आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के केंद्र पर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं, ये क्या किया आपने, इसका इंटीग्रेशन डीएल एक छोटे से पार्ट के लिए अगर पूरा करेंगे तो पूरी लेंथ बन जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एल। अब हमने क्या किया यहाँ पर? एल यहाँ इसके नीचे आएगा एन भाग में। तो एन बट्टा एल आपने पीछे देखा होगा, पीछे वीडियो में जाके देख। तो एन बट्टा एल क्या होता है? स्मॉल एन, यानी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एन बट्टा एल की जगह क्या आ जाएगा? एन। तो हमारे पास जो परिनलिका के कारण वो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।